नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संध्या राठौर और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 3 एंड 4th एफरोइज्म के बारे में। तो 3 एंड 4th एफरोइज्म में क्या दे रखा है और ये एग्जाम में किस तरीके से आता है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो एग्जाम में जो आता है ये कि व्हाट इज़ द नॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो फिजिशियन की नॉलेज है वो क्या होनी चाहिए, एंड हु इज़ द ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। ठीक है, जो हीलिंग आर्ट है उसका ट्रू प्रैक्टिशनर कौन है उसके बारे में बताइए। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो हमें क्या क्या हमें उसमें लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कुछ फिजिशियन की नॉलेज है जो कि होनी चाहिए, तो वो एक एक करके हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होना चाहिए, जो ड्रग नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए, चूज ऑफ द रेमेडी, रेमेडी का सिलेक्शन कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए, रेमेडी को बनाते कैसे हैं उसका एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए, उसका कितना डोज देना है, हमें कितनी डोज देनी है, कम डोज देनी है, ज़्यादा डोज देनी है, हमें ये पता होना चाहिए, किस टाइम पे हमें उस डोज को रिपीट करना है, प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ डोज उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो कौन से ऑब्स्टिकल हैं जो क्योर के रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है, क्योर नहीं होने दे रहे हैं, उनको हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऑब्स्टिकल है और उनका रिमूवल कैसे होता है, हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सब दे रखा है एफोरिज्म नंबर 3 में। और एफोरिज्म नंबर 4 में जो दे रखा है वो ये है कि हमें और किस किस चीज़ की हमें नॉलेज होना चाहिए। उस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए जो हेल्थ को ड्रेंच करती है, ठीक है, और डिजीज़ के जो कॉज हैं उसकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए, और इनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं इस चीज़ की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एक फिजिशियन को इतने सारे नॉलेज होने चाहिए। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मतलब किस किस तरीके से उसको क्या क्या इसके अंदर भी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि नॉलेज ऑफ डिजीज़ है, तो नॉलेज ऑफ डिजीज़ में सबसे पहली चीज़ है कि फिजिशियन को डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, मतलब उसको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि डिजीज़ इन पर्टिकुलर भी पता होना चाहिए, डिजीज़ इन जनरल भी पता होना चाहिए। डिजीज़ इन पर्टिकुलर से मतलब मेरा ये है कि उसको इंडिविजुअलाइजेशन आना चाहिए। चलिए, डिजीज़ ऑफ पर्टिकुलर हम बाद में बताएंगे, पहले डिजीज़ ऑफ जनरल के बारे में बता देती हूँ मैं कि डिजीज़ इन जनरल में क्या क्या उसको पता होना चाहिए। जैसे कि जो डिजीज़ है उसका क्लासिफिकेशन उस पता होना चाहिए, डिजीज़ का नेचर क्या है, डिजीज़ की पैथोलॉजी क्या है, डिजीज़ के कोर्स क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसका प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है। ठीक है, इस सब के बारे में, डिजीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट में हम ये जान लेते हैं कि जो होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट है डिजीज़ का वो हमें पता होना चाहिए। तो होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो डिजीज़ है वो कैसे होती है, जो वाइटल फोर्स है पहले वो डीरेंज होता है। वाइटल फोर्स मतलब जैसे कि हमारा जो शरीर है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है, एक हमारी बॉडी, एक हमारा माइंड और तीसरा हमारा स्पिरिट। यहाँ पे जो स्पिरिट है वही वाइटल फोर्स है। बिना स्पिरिट के हमारी बॉडी कोई भी सेंसेशन नहीं कर पाएगी, कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगी, ना तो बॉडी डिजीज में आ पाएगी और ना ही बॉडी किस में आ पाएगी, हेल्थ में आ पाएगी। ठीक है, तो जो वाइटल फोर्स होता है वो यहाँ पे जान डालता है बॉडी के अंदर। तो जो सबसे पहले जो वाइटल फोर्स होता है वही डीरेंज होता है और तब जाके बॉडी में कोई साइन एंड सिम्टम आते हैं, मतलब तब जाके कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है। लेकिन एलोपैथिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि पहले वायरस बैक्टीरिया एंटर किए तब जाके जो बॉडी है वो बीमार हुई। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पहले वाइटल फोर्स जो है डिरेंज हुआ है और उसके बाद जो वायरस और बैक्टीरिया है वो सब एंड प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं है। फर्स्ट में क्या है कि वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है। ठीक है, तो हमें ये होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, हमें डिजीज़ के सारी जानकारी होना चाहिए। होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट क्या है डिजीज़ का वो भी हमें पता होना चाहिए। थर्ड बात है कि हमें जो क्या करना है कि हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि हमें डिजीज़ के बारे में पता पड़ गया, ठीक है, होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पता पड़ गया। अब जैसे पेशेंट हमारे पास आया तो वो अपने बहुत सारे साइन एंड सिम्टम देगा, तो हमें ये पता होना चाहिए फिजिशियन की कौन से साइन एंड सिम्टम पे अटेंशन जानी चाहिए, कौन से वो साइन एंड सिम्टम है जो फिजिशियन की अटेंशन अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, कौन से वो साइन एंड सिम्टम है जो उसको क्योर करने हैं, तो उस पर फिजिशियन की उसकी नॉलेज होनी चाहिए।
अब सेकंड है नॉलेज ऑफ डिजीज इन पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर का यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसे कि हमने ये पता कर लिया कि हमें ये पेशेंट, इस पेशेंट में ये सिम्टम है और इसमें से, इन सिम्टम्स में से हमें रेयर, पर्टिकुलर, रेयर, कॉमन, अनकॉमन और करेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है, मतलब PQRS जो सिम्टम है, हमें उनको सिलेक्ट करना है और उनके आधार पे ही हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना है। हाँ, तो हमने अभी क्या कर लिया है, इंडिविजुअलाइजेशन कर लिया। इंडिविजुअलाइजेशन किसके आधार पर, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के आधार पर। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कहाँ से आए, हमें नॉलेज ऑफ डिजीज से, ठीक है, डिजीज की नॉलेज थी, इसीलिए हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाए और उसमें से कौन से स्ट्रेंज, रेयर एंड पेकुलियर सिम्टम हैं उसके वो हमने निकाले और उसके आधार पर हमने क्या किया, इंडिविजुअलाइजेशन किया। ठीक है, इंडिविजुअलाइजेशन अगर हमारा हो गया है, फिर उसके बाद हमने मोस्ट सिमिलर मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट की और पेशेंट को दी। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। अब नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे जो क्योर है, जो हमें क्योर करना है, क्योर करने के लिए एक एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है क्या, मेडिसिन। तो अब हमें मेडिसिन की पावर के बारे में कैसे पता पड़ेगा कि उसकी मेडिसिन की जो क्यूरेटिव पावर है वो कितनी है, क्या है, कैसे वो एक्ट करेगी। ठीक है, तो वो हम कोई भी उसके बारे में हमें एम्प्टी स्पेकुलेशन, मतलब खोखली बातें नहीं करनी है, इधर उधर घुमाना नहीं है। ना ही जैसे कि हम मेडिसिन को चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, या सूंघ के पता कर सकते हैं, या फिर उसको देख के, या फिर उसका कुछ भी केमिकल एनालिसिस करके हम उसको पता कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी खोखली बातें हमें नहीं करनी है। तो हमें करना क्या है, हमें ड्रग प्रूविंग करनी है। ठीक है, ड्रग प्रूविंग का मतलब यहाँ पे ये है कि हम एक मेडिसिन को कम से कम 100 लोगों पर हम देंगे और मतलब बोथ सेक्सेस पे देंगे, बच्चों में, बड़ों में और डिफरेंट एज पे देंगे और काफ़ी सारे लोगों को देंगे। सिर्फ एक बंदे को नहीं देंगे, काफ़ी सारे लोगों को देंगे, क्योंकि एक बंदे की जो एबिलिटी होती है वो कुछ और होती है, दूसरे की कुछ और होती है। तो उसके आधार पर जब हमें कम से कम 100 लोगों पे ये मेडिसिन देंगे तो उसमें 100 में से जो सिम्टम हमारे आएंगे सब लोगों के मिला के, तो जो कॉमन सिम्टम है वो हमें पूरे उसको नोट करना है, एक डायरी पर नोट करना है और फिर नोट करने के बाद हमें ऐसे उसकी इमेज निकालनी है जैसे कि ये एक ही बंदे की ये पूरे सिम्टम है। ठीक है, तो इससे हमें पता पड़ जाएगा कि क्या उसके सिम्टम्स हैं, मेडिसिन के क्या सिम्टम है। तो जो मेडिसिन हम प्रूव करते हैं, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे जो मेडिसिन हम दे रहे हैं, उसके जो सिम्टम निकल के बाहर आ रहे हैं, उसको ही बोलते हैं ड्रग प्रूविंग। तो जो मेडिसिन की पैथोजेनेटिक पावर होती है वही मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर होती है। मतलब जो मेडिसिन देने के बाद जो सिम्टम प्रोड्यूस हुए हैं वही सिम्टम्स को वही मेडिसिन ट्रीट करेगी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए इसमें कि नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर से हमें ये पता होना चाहिए कि जो नॉलेज मेडिसिन की जो पावर है, क्यूरेटिव पावर है, वो क्या है। हाँ, तो जो सी वाला पॉइंट है, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग नॉलेज टू डिजीज नॉलेज, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हनुमान सर कि जो ड्रग है उसको कैसे अप्लाई करना है उसकी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। जैसे कि एक ड्रग को देने के बाद डिजीज के अपोजिट इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर किसी ड्रग को देने के बाद सिमिलर इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत लिंक हो सकता है डिजीज के बीच में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट से जाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो पता होना चाहिए वो होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और इसका प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कैसे किया जाता है। तो हमारा जो डी वाला पॉइंट है उसमें हमें हनुमान सर क्या कहना चाहते हैं कि हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि चॉइस ऑफ रेमेडी, मतलब हमें रेमेडी का सिलेक्शन कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक है, और हर पेशेंट जो भी सिम्टम देता है तो हमें लगता है कि ये तो इस मेडिसिन से भी मिल रहा है, इस मेडिसिन से भी मिल रहा है।
तो लगभग सारी मेडिसिन से सिम्टम मिलते हैं। तो हमें ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हमें मोस्ट सिमिलर मेडिसिन निकालनी है पेशेंट की डिजीज से। हमें पता होना चाहिए कि कौन से सिम्टम का कम इम्पोर्टेंस है और कौन से सिम्टम का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कौन से सिम्टम की क्या वर्थ है, हमें ये पता होना चाहिए। और जो वैल्यूएबल सिम्टम है उन्हीं के आधार पर हमें टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, टोटलिटी ऑफ द केस बनाना चाहिए। और फिर इसके लिए हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए हमें मटेरिया मेडिका की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम ऐसा कर पाएंगे, तभी हम टोटलिटी ऑफ द सिम्टम निकाल पाएंगे। मटेरिया मेडिका की नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनन की नॉलेज होनी चाहिए। अब भी हमें पता पड़ गया कि हमें डिजीज की नॉलेज होनी चाहिए, मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और हमें कैसे रेमेडी को सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ तक निकाल लिया, हमने सिमिलर मेडिसिन निकाल ली, लेकिन हमारे पास मेडिसिन ही नहीं है तो हम पेशेंट को देंगे क्या। तो हमें मेडिसिन का एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे मेडिसिन को बनाया जाता है, हमें वो भी पता होना चाहिए। और ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी, फार्मेसी से। नेक्स्ट नॉलेज क्या होनी चाहिए, प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए हमने प्रॉपर, हमारे पास सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है, हमारे पास प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर डोज नहीं है, तो हमारा पेशेंट क्योर नहीं होगा। इसलिए हमें प्रॉपर डोज कितना देना है उसकी भी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो ये नॉलेज, जैसे कि मान लीजिए हमने ज़्यादा डोज दे दिया, अगर ज़्यादा डोज दे देंगे तो अननेसेसरी सफरिंग हो सकती है पेशेंट को, या फिर हमने बहुत कम डोज दिया तो वो डोज जो है इनफेक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं करना है हमें प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में ही डोज देना है। अब हमारे पास प्रॉपर एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन भी है नॉलेज, और हमने कैसे हमें प्रॉपर डोज देना है ये भी पता कर लिया। लेकिन हम प्रॉपर रिपीटेशन नहीं करेंगे तो भी डिजीज का क्योर होना इम्पॉसिबल है। तो हमें प्रॉपर रिपीटेशन भी आना चाहिए। प्रॉपर रिपीटेशन जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट एक्टिंग जो मेडिसिन है, जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती हैं उनको जल्दी रिपीट करना है, जो डीप एक्टिंग मेडिसिन होती हैं उनको थोड़ा लॉन्ग इंटरवल पे रिपीट करना है। ऐसे ही हमें नेचर ऑफ डिजीज के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए एक्यूट डिजीज है उनमें जल्दी हम रिपीटेशन करेंगे, और जो डिजीज क्रॉनिक है उनमें हम लॉन्ग इंटरवल पर रिपीट करेंगे। नॉलेज ऑफ द ऑब्स्टिकल टू क्योर एंड देयर रिमूवल, हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्योर के रास्ते में कौन से ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, और उनका कैसे हमें रिमूव करना है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ऑब्स्टिकल से मतलब यहाँ पर है, जैसे कि मान लीजिए एक पेशेंट है जो कि क्रॉनिक डायरिया के लिए उसको मेडिसिन दी गई है, प्रॉपर सिमिलर मेडिसिन है, अच्छे से प्रॉपर डोज दे दिया हमने, प्रॉपर रिपीटेशन कर दिया, लेकिन तब भी पेशेंट क्योर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टिकल हैं जो वो ले रहा है, जैसे कि अपनी डाइट में, जो डाइट में वो उसकी डाइट कुछ ऐसी है जो उसकी डिजीज़ को सूट नहीं करती है, तो वो ऑब्स्टिकल को भी हमें रिमूव करना है। इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब हमें बताना है पेशेंट को बराबर। तो अब भी ये सब हो गया बातें एफोरिज्म नंबर 3 की। अब भी एफोरिज्म नंबर 4 है, उसमें क्या दे रखा है, नॉलेज ऑफ थिंग्स दैट डिरेंज द हेल्थ। मतलब यहाँ पे जो हैनुमन सर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि उन थिंग्स की, उन चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए जो हेल्थ को डिरेंज करते हैं। ठीक है, तो हमें पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है तो हमें डिजीज हो सकती है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया एंटर कर सकता है, तो हमें उस चीज़ का मौका ही नहीं देना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी है, जिसकी वजह से हमें हेल्थ डिरेंज ना हो पाए। ठीक है, डिजीज के कॉज क्या है हमें उसका पता होना चाहिए, और इनके हम इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये था एफोरिज्म नंबर 3 एंड 4 के बारे में पूरी जानकारी। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।